हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। जब जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। मगर इसके बाद ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। देखिए, बात यह है कि उन्होंने आज सुबह वाजे कर दिया सारा जहांगीर तरीन साहब ने और बाकी लोगों ने कि वो इमरान खान की क़यादत में मुतहद हैं। बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ, और सबसे पहले हम बात करें पंजाब की सियासत की। तो पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप बाकायदा अलग हुआ है, जिसके बाद हुक्मरान जमात पीटीआई में हलचल मची है। गुज़श्ता रोज़ जहांगीर तरीन साहब ने एक बार फिर सियासी ताकत का मुजाहरा किया। हम ख्याल ग्रुप के एजाज़ में उन्होंने इशाया दिया, जिसमें 30 से ज़्यादा अरकान असम्बली ने शिरकत की। इशाये में पंजाब गवर्नमेंट के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाने के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। सईद अकबर नवानी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया, जबकि असम्बली में अलग नशिस्तों के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। आज अदालत में पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन ने अपने हामियों के साथ मीडिया से बातचीत की, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट पर इंतकामी कार्रवाइयों का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये भी बताया है कि मेरे ग्रुप के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट का रवैया ठीक नहीं है। असम्बलियों में आवाज़ उठाना हमारा आईनी हक है। ग्रुप और धड़ेबंदी हर पार्टी में होती है। हम पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के दीगर अरकान ने यह धमकी दी है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पंजाब में बजट इजलास का बॉयकॉट करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाबी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि पंजाब में किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट का दामन साफ है, जहाँ भी बेज़ाब्तगी या ख़राबी नज़र आएगी वहाँ फौरी एक्शन होगा। इसी मुनासबत से सवाल है आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप को लेकर आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है ये ग्रुप? देखें जी, ख़तरा शतरा तो बज़ाहिर पॉलिटिकली तो इन्होंने एक अफरा तफरी पैदा कर दी है और हैजान बर्पा कर दिया है पूरे मुल्क की सियासत में कि जैसे फवाद चौधरी कह रहे थे ना कि इतनी बड़ी पार्टी है, इस तरह का होता है, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी में मखसूस लोगों को टारगेट क्यों किया गया? जो जहांगीर तरीन कह रहे हैं बात, राजा रियाज जो बात कर रहे हैं, और फिर आज हमारे ही पेशावर से खबर आई थी कि वहाँ भी केपी में अरकान कौमी असम्बली से जो पीटीआई के हैं वहाँ भी ग्रुप बनाया जा रहा है। तो मैसेज तो बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, तकड़ा भी है कि ये लड़ाई है और अब खुल के है। वो बिल्कुल ये लीडर के तौर पे जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि इमरान खान हैं और हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। साथ ही उन्होंने जो बता दिया कि पंजाब में हमारे लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो जो आपने पंजाब की बात बताई कि जी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन मेरिट पे जो भी गलत होगा करेंगे, तो मेरिट पे तो ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे ही काम करती है ना। वहाँ पे कोई अलग से तो सीएम नहीं है कि सीएम ये सिंध वाले हैं जो इमरान खान की इंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अली ज़फ़र की मौजूदगी में भी अगर ये लोग मुतमईन नहीं हुए तो इनको ये समझ आ रही है कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं रुकी, और उस हुकूमत में जिसके वज़रा सूबाई वज़रा भी इसमें शामिल हों। और सईद अकबर नवानी मेरे शहर से हैं, मेरे ज़िले से हैं, मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। 85 से ये मुंतखब होते आ रहे हैं ज़िले की मुख्तलिफ़ सीटों से, और इनका यहाँ आने का मतलब ये है कि ख़ासी बेचैनी मौजूद है और किसी भी तरह मामला ठीक होने वाले नहीं हैं कि वो पार्लिमानी लीडर भी बन गए हैं। तो गेम अभी बनेगी और या तो इमरान खान साहब को एक मुकम्मल यू टर्न लेना होगा अपनी एंटायर सियासत का और घुटने टेकने पड़ेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के सामने,
और बिल्कुल उनकी मंशा के मुताबिक फिर वजारतें भी पंजाब में दोबारा तकसीम होंगी, मरकज़ में भी होंगी, क्योंकि आप सरवर खान साहब को बिल्कुल क्लियर रख लें कि वो जहांगीर तरीन की तरफ जाने वाले हैं, जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दांत पीसते हुए परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उनका नाम पहले भी यही था कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी वो उनको जहांगीर तरीन के कोटे से मिली थी और फिर बाद में उनसे पेट्रोलियम ले लिया गया था। तो जो इल्ज़ामात उन पर लगे और कल उन्होंने कैबिनेट में वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट किया, तो वो बिल्कुल क्लियर था कि इशारे उनके पास भी मौजूद हैं कि पड़ जाओ और डट जाओ और पीछे नहीं हटना। और देख लें आप, आज जो नैब ने प्रेस रिलीज जारी किया ना, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, अब पहले नैब के बाद दोनों कह रहे हैं कि पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट इसको रिंग रोड को इंक्वायर करेगी। लेकिन नैब के चेयरमैन ने प्रेस रिलीज भी इशू किया परसों कि हमने ले लिया इसका नोटिस, और आज उस प्रेस रिलीज में वो जो ऊपर नीचे कहानी बनाते होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है बाकी वो सारे माफियाज के अलावा रिंग रोड को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में सॉफ्टवेयर की चेंजिंग नज़र आ रही है। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है, और जुल्फी बुखारी भी उस सॉफ्टवेयर चेंजिंग में आ गए हैं। अब देखना ये है कि उसके अंदर कितने लोग और आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये अभी बात ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई। सही जी आया सब, सॉफ्टवेयर बैठने का खदशा तो नहीं है? तो अभी गालिबन फरीद कह रहे थे कि वो दोस्त ना रहा, तो मुझे तो वो अजीज़ुर रहमान चंद साहब की वो बात याद आ गई कि मुख्तार गल वध गई खासी वध गई। नदीम अफजल चांद, नदीम अफजल चांद सॉरी, वो क्योंकि गल खासी वधी नज़र आ रही है कि ये काम बढ़ गया है काफ़ी। बहुत सी चीज़ें इससे पहले भी नज़र आ रही थी, कुछ इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक होने की भी बात हुई, वो ज़ुबैर साहब कर रहे थे कल एक प्रोग्राम में, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे तो उन दिनों ये बात हो रही थी कि वो शायद भाईजान से ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बननी है, उस हवाले से कोई डिस्कशन होनी है, और वो ज़ाहिर हेर से है, लोग इस मौके पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं, ग्रुप्स सामने आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनमें वज़न नज़र आता है कि अगर ये बात हो रही थी तो बिला वजह नहीं हो रही थी, कि कहीं वो सॉफ्टवेयर की तब्दीली, हार्डवेयर भी शायद कहीं चेंज होने जा रहा होता है। बुज़दार साहब क्योंकि बहुत मंसूर अख्तर, मैं कहा करता हूँ उन्हें इमरान खान साहब का, कि वो हैं, उनको वो खिलाने पे वो बज़ेद हैं कि नहीं बुज़दार नहीं खेलना है और कोई नहीं खेलेगा। बहुत बार उनको समझाया भी गया। आप भी देखें ना कि ये जब जहांगीर तरीन सब बात कर रहे हैं तो फेडरल उसमें भी नेशनल असेंबली में भी ग्रुप की बात तो हुई कि जी वहाँ भी पार्लिमानी लीडर होगा, लेकिन सारा एम्फेसिस उनका पंजाब पे है कि जी पंजाब में इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई। जैसे आमिर बता रहे थे कि गुलाम सरवर चूँकि उनके कोटे पे थे वज़ीर, तो उनसे वो वजारत ले ली गई कि ज़ाहिर है कोटा तो ख़त्म हो गया ना, फिर वो जब जहांगीर तरीन नहीं रहे तो दोस्त ही नहीं रहा, तो फिर वो दोस्त के जो उनके सिफारशी हैं उनको ओहदे पे क्यों रखा जाए, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन स्टिल उनको वजारत दे दी गई। तो अब जब पंजाब पे वो सारा जोर कह रहे हैं कि जी पंजाब में चुके हुआ है और पंजाब से ये बात हो रही है कि बजट में हम बाइकआउट भी कर सकते हैं उसका, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज्यादा खतरे में तो फिर वो मंसूर अख्तर हैं, बाकी तो ज़ाहिर है बहुत लकी हैं वैसे। लकी अभी तक तो हैं, इसलिए लकी है ना कि ज़ाहिर है कप्तान चाहता ही नहीं है उनकी जगह किसी और को खिलाना। जब कप्तान कह रहा है कि जी मैंने इसी बैट्समैन के साथ जाना है, चाहे टीम 69 पे आउट हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो परफॉर्म करें ना करें, लेकिन उन्हें चूँकि उसमें सलाहियत बहुत नज़र आती है उनमें, वो कहते हैं कि जी ये मेरा यही खिलाड़ी है, इसको खिलाता रहूँगा, अल्टीमेटली ये किसी दिन इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगा कि सबकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी, और वो हमेशा तारीफ भी करके जाते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा खतरे में इस सारी सिचुएशन में उस्मान बुज़दार साहब लगे। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। दुआ बात यह है कि जब आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। बात यह कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज़ टू डू हिज ओन जॉब एज ए प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री। इसी तरह चीफ कैप्टन जो है प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर है, जब आपने चीफ मिनिस्टर कमज़ोर लगाएंगे तो वो आपको डिलीवर नहीं कर रहा, और आप अगर उसकी जगह आप काम करें तो मीन्स कि आपका अपना भी काम सफर करेगा, एंड दैट इज द डायकोटोमी ही इज पासिंग थ्रू। क्योंकि बुज़दार साहब ने पंजाब में कुछ नहीं कर सके, वो इनका वोट बैंक इम्प्रूव नहीं कर सके, वो अपने MPAs को सेटिस्फाई नहीं कर सके, उनके आई थिंक ये जो अभी ख़ास तौर पे चेंजिंग है, ये तो खैर उनकी डिमांड गलत है जी कि हमारे वहाँ के जो मुलाजिमीन है सरकारी उनको चेंज किया जा रहा है। आई मीन ये दे हैव टू बी ऑन मेरिट,
और फिर सेकंड बात है कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ही हैज़ अ वेरी थिन मेजॉरिटी इन पंजाब एंड ऑल्सो इन द सेंटर ऑल्सो, जिसकी वजह से कभी काफिल ब्लैकमेल करती है, कभी एंटो ब्लैकमेल करती है। अभी ये जहांगीर तरीन ग्रुप आ गया। अब जहांगीर तरीन से ये पूछे कि ठीक है जो भी वो उनका एक है कि करप्शन और लॉ, आज भी उन्होंने, अगर आपको याद हो, ये लाहौर में जो जहाँ गए हुए थे वहाँ बात की कि जी मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, मीन्स टुडे ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप कि इनके भी जो डिमांड है वो मैं पूरी नहीं कर सकता, मैंने जफर को लगा दिया, इंक्वायरी होगी। आपने क्यों गलत काम किया? नोइंग योर प्राइम मिनिस्टर, आपने उनको क्यों उसको एम्बेरस किया, बात की है। और फिर उसके बाद बजट सेशन आ रहा है, सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग इसी वजह से हो रही है कि अगर बजट पास नहीं होता तो एक और प्रॉब्लम है। एंड दैट इज द रीजन इस वक्त ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल ये ग्रुप बन गया है, जबकि बार बार कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम पार्टी के अंदर है, सब कुछ है, बट देन यू आर पुटिंग प्रेशर एंड यू आर लेटिंग हिम डाउन कि वो अपनी जो भी उनकी एक फिक्स थिंकिंग है करप्शन के बारे में और कानून सबके बाद बराबर करने के, उसकी वजह से आप उनको एम्बेरस कर रहे हैं। तो ये जहांगीर तरीन का सबसे बड़ा कसूर ये था कि इन्होंने पंजाब में शाह कुरैशी को नहीं चीफ मिनिस्टर बनने दिया, उनको इलेक्शन MPA का हराया, खुद हराया, और उसके बाद अब ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज दे डिडंट कुडंट फाइंड अ बेटर रिप्लेसमेंट। तो लेट्स होप कि ठीक होता है, बट सिचुएशन इज डिफिकल्ट। लेट्स सी हाउ द फेडरल गवर्नमेंट कोप्स विद इट। जी फैसल हुसैन साहब। देखिए अभी एयाज साहब भी कह रहे थे, आमिर साहब भी कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो तब्दील होने जा रहा है। तो खाली सॉफ्टवेयर तब्दील हो रहा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी तब्दील हो रहा है? तो खाली सॉफ्टवेयर तब्दील होने से भी क्या मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, इंजीनियर ही जो चेंज करेगा ना, इंजीनियर ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर कैसे चेंज होगा यार? फैसल कमाल कर रहे हैं आप। नहीं, इंजीनियर पुराने वाले ही है ना, मैं ये पूछ रहा था। हाँ, इंजीनियर वही है, वो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है किसी नए को। आपके ख्याल में आप बदल सकते हैं इंजीनियर? इंजीनियर तो हमेशा से एक ही होते हैं ना, मसला नहीं। चले फिर ठीक है, फिर इतनी कोई तशवीश की परेशानी की बात नहीं है। अगर इंजीनियर पुराने ना फिर तो अच्छी बात है, बस सॉफ्टवेयर चेंज हो जाना चाहिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर में वैसे ही है ना, पहले दिन से वायरस ही था इसमें। इस सॉफ्टवेयर को कभी ये जो है ना, इस सॉफ्टवेयर से जो है ना कोई फायदा नहीं हुआ। ये पहले दिन से जो है ना एक वायरस ज़्यादा सॉफ्टवेयर था। लेकिन ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो इत्तेहाद बना है ना, ये इमरान खान की मौजूदा हुकूमत के लिए रियल थ्रेट है, इसमें कोई शक व शुबे की जो है वो बात नहीं है। PDM जो थी वो बान बत्ती का कुंबा थी, उसका तो मकसद इमरान खान की हुकूमत को जो है कोई गिराना या नुकसान पहुँचाना या अवाम के अफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करना जो था ही नहीं। वो तो एक एक इशारे पे जो है 6-6 महीने के लिए जो है वो ट्विटर अकाउंट भी जो है उनके जो है वो काम करना जो है बंद कर देते। लेकिन ये जो जहांगीर तरीन साहब का ये जो ग्रुप है, इससे आप जो है ना कोई खैर की तवक्का जो है वो बादल ना ख्वास्ता नहीं कि बहुत ही आप खुले, ऐसा तो नहीं है कि बहुत कोई इंकलाब बर्पा कर देंगे। लेकिन जो इस वक्त जो हफ्ज़दा माहौल है उसमें इससे आप जो है ना खैर की तवक्का जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी ज़ात से निकल के जो है वो इस हुकूमत को, जैसे ही कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से ही है, तो और तहरीक इंसाफ को जो है हम जिंदा रखेंगे, तो इनको भी इमरान खान से जो मुतालबात तस्लीम करवाने, तो आम आदमी के लिए जो है वो मुतालबात की फहरिस्त जो है वो तैयार करें। और ये तासुर ना पैदा नहीं होना चाहिए कि जो इन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं, उस मुकदमात से बचने के लिए इन्होंने इमरान खान को डराने की या मौजूदा हुकूमत को डराने के लिए ये इत्तेहाद फैसल भाई आप इतने ही सादा हैं वो बनाया है। नहीं, हम तो इतने ही सादा हैं, क्या करें। आपने भी खुद ही कहा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप इनसे तवक्को कर रहे हैं जो नहीं, तो भाई जो अपने मुकदमे के लिए ग्रुप बना रहे हैं, आप उनसे तवक्को कर रहे हैं वो आवाम के लिए बात करेंगे। वाह वाह, ठीक है फैसल, इसलिए मैंने कहा इतने ही सादा हैं आप। आपको खुश इतना ही समझे आप आमिर भाई, खुश गुमानी का शिकार है। अब देखिए, अब इशू ये है कि आज जो दिलचस्प बात हुई, सारी ज़िंदगी जो है इमरान खान जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो शख्सियत परस्ती का जो है शिकार है। आज का आप ट्विटर और सोशल मीडिया चेक करें, आज इमरान खान जो है खुद जो है वो शख्सियत परस्ती का जो है वो शिकार नज़र आया। वो आज वो जिस सियासत की वो मुखालफत करते थे, इसमें भी आप समझ लें कि उन्होंने जो है वो यू टर्न लिया, जो आज ट्रेंड चल रहा है। तो बहरहाल इमरान खान की जो सियासत है वो पार्टी और आवाम से निकल के जो है अब वो अपनी ज़ात के गिर्द जो आ गई है, उस पर जो है आज की जो ट्रेंड ने जो है वो स्टैम्प भी लगाई है। सही जी इलियास साहब। देखिए जी, आज जहांगीर तरीन साहब ने वाज़िया कर दिया, उन्होंने बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये आज का इत्तेहाद नहीं, कल रात इत्तेहाद नहीं हुआ,
ये 3 महीने पहले का था इत्तेहाद। और ये इसलिए था क्योंकि इससे पहले भी जब शुरू में गवर्नमेंट जब बनी थी तो जहांगीर तरीन साहब के जो उनके जो ग्रुप के जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इस सिलसिले में कि उनके हलकों में काम नहीं हो रहा, उनके जो बंदे जो लगाए गए थे अफसरान वगैरह उनको तब्दील कर दिया जाता है। तो यही पॉलिटिशियंस का बुनियादी तौर पर यही होता है कि उनके पुलिस वाले अफसरान या दूसरे सिविल अफसरान वगैरह उनके हलके में उनकी पसंद से लगे जाएँ ताकि उनके काम करने में कामों में आसानी रहे। तो ये इस जो कर रहे थे कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उनकी इमरान खान साहब से नहीं बल्कि बुज़दार साहब से है मसला कि उनकी तरफ से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो पहले की जा रही थी अब वो तेज़ कर दी गई हैं। तो इसलिए मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने कहा कि असम्बली में अलहदा बेंचों पर बैठेंगे और इस पर जो 21 तारीख को इजलास हो रहा है तो उसमें भरपूर तरीके से अपना करेंगे, स्पीकर साहब से भी मुलाकात करेंगे, अपने मसाइल बताएंगे और अलहदगी का तो नहीं अभी करें लेकिन एक टफ टाइम दे रहे हैं कि बजट भी नहीं अप्रूव होने देंगे। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जो 31 बंदे थे 31 बंदों से ज़्यादा मज़ीद जो हैं जो अरकान हैं जो कि अभी खुफिया नाम रखा गया वो मज़ीद आ रहे हैं। तो जाहिर है आप आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे, वो खुल के सामने आ जाएंगे अभी परसों तक। और इससे पहले भी जो इजलास हो रहा है इतवार के रोज़ को भी एक सुनने में आ रहा है कि इजलास हो रहा है जिस इजलास में आइंदा का जो लाहे अमल तय किया जाएगा और जो अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये खुल के मज़ीद सामने आएंगे कि क्या उसमें अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे। ठीक हो गया जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, हम सवाल रखेंगे अपोजिशन के एतराज़ात कैसे दूर होंगे, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। इस कंसेंसस की एक जो जहत है, एक जो एंगल है वो ये है कि आपका जो इलेक्शन रिजल्ट है वो जब पोलिंग हो जाए उसके फ़ौरन बाद वो डिक्लेयर हो जाए। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे होता है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है और सुबह तक जो है वो नतीजे नहीं आते। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आपके पास है अब अगर, और दूसरा कागज़ का रिकॉर्ड है जो आपके पास है। जो वोटर डाल रहा है उसके सामने बैलेट प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होके उसमें जो है वो जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। आपके पास पहले एक रिकॉर्ड होता था, अब 2 रिकॉर्ड होंगे। हम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यहाँ दावत देंगे। आइए मॉडल देखिए, इसमें जो आपके सवाल हैं वो उठाइए ताकि उनके जवाब ढूंढ के हुकूमत आपको फराहम कर सके। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान साहब को आपने सुना जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे। गवर्नमेंट ने धांधली से बचने और शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार कर ली। आज पार्लियामेंट में EVM का डेमो भी पेश किया गया और तमाम सियासी जमातों को ये दावत दी गई है कि वो आएँ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जायज़ा लें। अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तजवीज़ को मुस्तरद किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने गवर्नमेंट पर तंज करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि RTS बैठने से आने वाली गवर्नमेंट ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया है। उन्होंने साथ ही ये सवाल भी उठाया है कि जिस मुल्क में RTS बैठ जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हो जाएं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे महफूज रह सकती है। इसी मुतल्लिक हमारा सवाल है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिस तरह मशीन का डेमो भी पेश किया गया है, अब आपके ख्याल में हुकूमत अपोजिशन के एतराज़ात कैसे दूर कर सकेगी? अच्छा, बज़ाहिर तो बड़ी ये आइडियल चीज़ लग रही है कि जी वो जैसे आपने सारे मसाइल का हल ढूंढ दिया हो एक मशीन के ज़रिए। जो गवर्नमेंट के ज़ाहिर ज़हन में भी होगा कि हमने देखें बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, लेकिन हम इस पे चूँकि पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी। इस गवर्नमेंट का तरीका वारदात ही डिफरेंट है। ये सारा खुद कर लेते हैं सारा काम और करके कहते हैं जी ये लें हमने पेश कर दिया, और ये जहमत नहीं करते कि अपोजिशन को। अब वो बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि जी हम शहबाज शरीफ साहब को भी दावत देंगे, पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे कि वो यहाँ आएँ और हमें बताएं, सवालात उठाएं। ये चीज़ें बहुत पहले करने की होती हैं। और ये भी फैक्ट है इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस वक्त जो हमारा सिस्टम है, इसका इंतखाबी जो इलेक्शन का सिस्टम है, इसमें जुगाड़ हैं बड़ी पार्टियों के बिल्कुल हैं। वो भी वो नहीं चाहेंगी कि वो कहीं दूर हो जाएं। बहुत सी कुव्वतें नहीं चाहेंगी कि इलेक्शन इस मुल्क में शफाफ हो जाएं। मैं बहुत तारीफ़ करना शुरू हो गया था इलेक्शन कमीशन की कि क्या कमाल किया है वज़ीराबाद में, लेकिन वो जाके सारा मामला वहाँ ख़राब हो गया। कराची के इलेक्शन में जो हुआ, अब ये बात तो दुरुस्त है कि एक इलेक्शन होता है और एक शहरी इलाके में होता है और सुबह तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो तशवीश तो होती है।
वो कह रहे हैं कि जी फौरी बाद होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन आज हो और नताइज बेशक एक हफ्ते बाद उनका ऐलान हो। इतना ज्यादा एतमाद हो इलेक्शन कमीशन पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कि कोई एक एतराज ना आ सके। वो कहें जी बस बिल्कुल ऐसे ही वोट डले थे जो निकल आए हैं और हमें ये नतीजा कबूल है। उस सिस्टम की तरफ जाना, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आपको बैठ के बात करना पड़ती है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, फिर जाके कहीं कंसेंसस होता है। इस तरह नहीं होता। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो आपका क्या ख्याल है कि एक पार्टी ने फैसला करके कर लिया था? एक एक शख्स की, एक एक MNA की उसमें जब वो राय शामिल हुई तो फिर वो हुआ था, और इसीलिए आज तक 73 का आइन सबसे ज्यादा वो काबिल कबूल है। तो गवर्नमेंट ये तो कहते हैं कि जी बस हमने फैसला चूंकि कर लिया है तो अब यही हल है। ये इस तरह नहीं हुआ। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, एक बात हमें समझनी चाहिए कि जब भी कोई नया सिस्टम आता है, इसको ऑपोजिशन आती है, बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ एनर्जी। बात यह है कि अगर इन्होंने PTI सिस्टम इन्वॉल्व किया है तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसकी एक प्रॉपर तरीके से नेशनल असेंबली में कहीं भी तमाम अपोजिशन को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए। उसके बाद इनको इन राइटिंग अपनी तरफ से जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो दिया जाए, फिर सबसे इन राइटिंग पॉइंट लें कि क्या इसमें बेहतरी हो सकती है, कैसे इसको फुल प्रूफ बना सकते हैं। उसके बाद ये एक जो असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें चला जाए, वहाँ सब पार्टी में ज्वाइंट कमेटी हो, वहाँ बैठ के डिस्कस करें। जहाँ भी जिसका कोई इतराज़ हो, जो पॉजिटिव है उसको ज़रूर ठीक करें। इट इज़ वेरी गुड। लेकिन जाली वोट, ठप्पा सिस्टम, ये सारा हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। यही वजह से कोई भी नहीं चाहता कि इस वक्त ये सिस्टम आए। हमेशा के लिए इतराज़ जो होता है कि जी यहाँ रिगिंग हो गई, डस्का में प्रॉब्लम हो गई, कराची में प्रॉब्लम हो गई, दिस इज द ओनली वे, द ओनली थिंग आई अंडरस्टैंड कि ये वी आर नॉट यूज्ड टू इट। अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं। सो PTI गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रॉपर तरीके से तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड करके उनकी रिकमेंडेशन में इनकॉर्पोरेट करके मेक अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। फिर इस मशीन की ऑपरेशनबिलिटी देखेंगे कैसे काम कर रही है, ठीक कर रही है, या कोई और मशीन चाहिए, जो भी चाहिए, किसी को इतराज ना हो। एंड इट शुड बी वन फॉर ऑल। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर नियम ही होते हैं तो आप पाकिस्तान में हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक। और इसमें बेशक आप एक दो दिन के बाद ये इलेक्शन करते हैं ताकि ये डिले ना हो, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। और इसमें लेकिन एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन बोर्ड। जी आमिर साहब, देखें, काम वही अच्छा होता है जो सलीके से हो और इत्तफाक राय से हो, जब वो पार्लियामेंट का काम हो। यहाँ मसला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जो काम करना है उल्टे तरीके से करना है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऐलान कर रहे हैं, भाई जाओ ना उनके पास। जब हमने पहले बात की थी तो उस दिन भी ये कहा था कि वज़ीर आज़म को कम से कम अपोजिशन लीडर को ख़त लिख देना चाहिए, दावत दे देनी चाहिए कि जी आएँ बैठें और हम सबको, बिलावल को बुलाते हैं सबको, क्योंकि ये अब एक शफाफ इलेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली तो ये है ना मट्टी झाड़ और मट्टी डाल प्रोग्राम। 31 मई तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले फाइनल मशीन देंगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फवाद चौधरी साहब तशरीफ़ लाए हैं और नए वज़ीर शिबली फराज साहब ने कहा उनके वेंटिलेटर भी ख़राब है। इसके ऊपर हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे मानेगी कि ये मशीनें ठीक है? मैं अब आपको थोड़ा सा अदाद-ओ-शुमार देता हूँ। अगर इलेक्शन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो हमेशा इकट्ठे होते हैं एक दिन होंगे तो 9 लाख मशीनें चाहिए होंगी। 1 लाख पोलिंग स्टेशन है, 4 पोलिंग बूथ होते हैं, मशीनें चाहिए होंगी। अब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने टच करना है, वो एक बंदे की जगह अमला बढ़ेगा, फिर IT एक्सपर्ट वहाँ बिठाना पड़ेगा अगर मशीन बैठ जाए। RTS तो सिस्टम में बैठा था ना, ये तो इंटरनेट के बगैर है। अच्छा जी, फिर 120-25 अरब रुपए लगभग मशीनों की खरीदारी पे लगेंगे इलेक्शन के ऊपर, जो वैसे इलेक्शन इस वक्त 20-25 अरब रुपए में हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 30 साल का प्रोग्राम भेजा है कि हमारे ज़िलाई दफातर अपनी इमारतें बना के मुंतकिल हो जाएं और हर साल कुछ दे दें। गवर्नमेंट टका नहीं दे रही उस काम के लिए कि जी सैंक्टिटी हो जाए। जो सिंध के ऊपर आज डीब्रीफिंग हुई है और डस्का पे हुई है, वहाँ सिंध की इतला आई कि जी 11 बजे रात को तमाम रिजल्ट आ चुके थे। पोलिंग ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है ये आ चुके थे। अमले ने रिजल्ट किया कि जी हम तो इकट्ठा देंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की झाड़ के बाद वो फटाफट शुरू हुए जो 3 बजे रात तक जाके हुए। वो इसलिए आज मीटिंग की कि आइंदा अगर इलेक्शन में ज़िमनी इलेक्शन कहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे अगर कोई खराबी आ रही है जो कि आई है नज़र, तो उसको वो दूर कर लें। ठीक है। लेकिन आइसोलेशन में एक ऑर्डिनेंस इशू करके
इलेक्शन कमीशन को पहले कह चुके हैं कि तुम रिजाइन कर जाओ, उनसे बात नहीं कर रहे, उनको मशीनें दे रहे हैं और मशीनें भी वो जो अभी तैयार होनी है, उसका सिस्टम अभी चेक होना है, उन्होंने अपना अमला तैयार करना है। और हिज़्ब इख्तिलाफ ने बगैर मशीन देखे, क्योंकि सिस्टम यही है ना, दोनों ने, पीपल्स पार्टी और नून ने रिजेक्ट कर दिया। तो भाई इस तरह ये काम कैसे होगा? आप किसको आई वॉश कराना चाह रहे हैं? सवाल यह है कि अगर आप संजीदा हैं तो संजीदा तरीके से पार्लियामेंट में बहस कराएं, आम लोगों तक ले जाएं, जैसे आज हुआ कि जी प्रेस क्लबों में हम भेज देंगे और हम बार एसोसिएशन में भेजेंगे। बार एसोसिएशन पहले करा रही हैं, लेकिन एक कौमी असम्बली का हल्का पूरी बार एसोसिएशन सारे पाकिस्तान से बड़ा होता है, मतलब ये ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। और जो सदर आरिफ अलवी साहब इस वक्त इसके हक में हैं, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के MNA होते हुए इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ बात कर चुके हैं। जी फैसल साहब। देखिए, एक तो हमें ना टेक्नोलॉजी की और साइंस की जो है वो मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसको कम से कम एकदम जो है हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आमिर साहब का ये कहना जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है ये किसी तौर पे जो है मुनासिब नहीं है कि आप अपोजिशन में जो तंज के नश्ता चला के जो है वो अगर आप अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि आप आके जो है ये इस सिस्टम को कबूल कर लें, तो ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। अगर आप आखिर इस काम में संजीदा हैं, और संजीदा होना भी चाहिए, अगर एक टेक्नोलॉजी आ रही कम से कम जो है एकदम इसको किसी भी सियासी जमात को जो है बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सुने जो है इस बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये उनकी मुखालिफ पार्टी लेके आ रही है। इस पे कम से कम जो है वो गौर जरूर करना चाहिए। अगर इसमें काबिले क्या कहना चाहिए, काबिले अमल है तो उस पर कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छी बात है काम हो जाए। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो है ना वो शफाफ इलेक्शन चाहती नहीं। ये शफाफ इलेक्शन है ना, ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी जमातें हैं ना, इनके लिए मौत का जो है ना पैगाम जो है ना वो साबित होंगे। वो आमिर साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कहना था झाड़ के बाद पड़ा, जो जितने वोट पड़े ना आमिर भाई, वो वोट तो 5 बजे वोटिंग खत्म हुई थी, 6:30 बजे तक तो गिनती मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। 100 वोट, 200 वोट, 250 वोट पड़े। 16,000 वाला तो कराची में इलेक्शन जीत गया, 10 का में 90,000 वाला इलेक्शन हार गया। इतना फर्क है। वो तो इलेक्शन कमीशन का अमला ऑफिशियल तौर पे बोल रहा था कि हमारे राब्ते जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं। और राब्ते क्यों मुनक़ता हुए थे, वहाँ मौजूद लोगों से आप किसी दिन पूछिएगा तो आपको बताएंगे। तो कराची का इलेक्शन तो जो है वो मैनेज हुआ। तो ये मैनेजमेंट जो है ना सियासी जमातों की, ये असल ताकत है। ये कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई सिस्टम आए जिसकी बुनियाद पे जो है इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन हो। जिस मुल्क के अंदर जिस वक्त आखिरी बात हमसे जिस दिन इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन का निज़ाम आ गया तो इस मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातों की हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। जी इलियास साहब। जी जाहिर है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो सिस्टम लेके आ रहे हैं, अगर बेहतर है, इससे धांधली ख़त्म होती है तो इसको लाना चाहिए। लेकिन अपोजिशन को भी चाहिए, इसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए अगर इसमें गलतियां हैं, भाम हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं हैं तो उनको बताना चाहिए, ताकि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ये पूछ के आपस में मुशावरत करके उसके बगैर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि RTS सिस्टम जिस तरह बैठ गया था तो उसके बाद किसी को यकीन नहीं रहता कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है, जो IT सिस्टम है, वो सही तरह काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। पहले इसको देखना है कि ये फाल है कि नहीं है। जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं कि इतना बड़ा बजट ये कहाँ से लेके आएंगे, किस तरह उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, 9 लाख मशीनें कैसे लेंगे, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। अभी तो 2.5 साल का अरसा है, तो इसके देखेंगे इस प्रोजेक्ट को ये फिजिबल है कि नहीं है। अभी तो इलेक्शन कमीशन की जैसे कि इमारतें अपनी नहीं, तो ये किस तरह ये सिस्टम को इस तरह अपनाएंगे, तो मशीनें कहाँ से, सिक्योरिटी कितनी करनी पड़ेगी, किस तरह ये रखेंगे, क्योंकि आम लोग यहाँ के लोगों को किस तरह एजुकेट करेंगे कि वो आके वोट किस तरह डालेंगे, उनको क्या पता कि किस तरह वोट डाल देंगे। ये तमाम जो सिस्टम है इसको देखना चाहिए, इसकी जो गलतियाँ हैं, जो इसमें जो इस तरह शक व शुबे हैं, वो सारे दूर करने चाहिए। ताकि अगर यहाँ तो लोग आपको पता कि बड़ी मुश्किल से जो IT का सिस्टम वो समझते हैं, उनको तो बस सिर्फ यही है कि जो बता दिया जाए तो वो चलते हैं। तो यहाँ तो अपना कोई नंबर नहीं दे सका वैक्सीन लगाने के लिए। बिल्कुल आपकी बात से ये जाहिर है लोगों को वोट एजुकेट करना भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे कुछ और मेहमान जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे हमें ज्वाइन करेंगे और हम सवाल रखेंगे PSL 6 के बकिया मैचेस का इनेकाद PCB के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। आज NCOC ने पाबंदियों में कुछ नरमी की है उन्होंने, और ख़ास तौर पर हम अब बात करें PSL 6 के बकिया मैचेस की, जिसका इनेकाद अब ज़ाहिर लग रहा है कि PCB के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो बकिया मैचेस थे उन्हें मुअख्खर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं, सलीम खालिक साहब हमारे साथ हैं, जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ हैं, अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब तो हमारे साथ ही हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो फैसला आया बकिया मैचेस मुअख्खर करने का, ऐसी क्या कड़ी शराइत लगा दी गई थी जिसकी वजह से मैचेस पॉसिबल नहीं हो सके करवाने, और इस मुअख्खर करने के फैसले के बाद आप PSL का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया दुआ। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक 7 रुकनी वफ्द ईद से पहले गया हुआ था मुत्तहिदा अरब अमारात। अबू धाबी क्रिकेट काउंसिल से उनके मुज़ाकरात हुए, वो कामयाब हो गए। जी मिर्ज़ा साहब, आप ऑडियो का कोई जी ठीक है, आपकी आवाज़ आ रही है। उसमें सबसे अहम मसला ये था कि जो उनके पास जो उनके कवानीन है, उन्होंने कहा कि हर आदमी को वैक्सीनेशन लगनी ज़रूरी थी, कि हर आदमी वैक्सीनेटेड होकर आएगा। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलात पैदा हो रही थी। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो TV राइट्स जिनको दिए हुए हैं, उनका बेशतर अमला उसका ताल्लुक या तो भारत से है या जनूबी अफ्रीका से, तो वो दोनों ममालिक रेड जोन में आते हैं। उनके लोगों को ट्रैवल करके मुत्तहिदा अरब अमारात आना था। तो बहुत सारे मसाइल थे। हालांकि कल ये खबर आई थी दुआ के मामला तय पा गए। अबू धाबी जो है वो बकिया 20 मैचेस की मेजबानी करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीनियंसी का बड़ा दखल है, कि जिनके वजह से एक 7 रुकनी वफ्द आप पूरा का पूरा क्रिकेट बोर्ड उठाकर ले गए वहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात, और वो भी नाकाम आ रहा है। ये समझ में नहीं आता। डेली अलाउंस भी इन्होंने लिया होगा, 5 स्टार होटल में भी ठहरे होंगे। जब काम नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL को नहीं ला सके, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। जब 4 मार्च को अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी मिर्ज़ा साहब, और आगे आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि एशिया कप भी मुलतवी किया गया है, जाहिर है कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियों का तो इत्तलाक हो रहा है, लेकिन PSL की अगर बात करें तो अब आगे उसका फ्यूचर है, कोई नजर आ रहा है आपको? कैसे हो सकेंगे बाकी मैचेस? दुआ फिलहाल तो कोई विंडो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, क्योंकि नवंबर तक जो है वो वर्ल्ड T20 तक तो कोई विंडो नजर नहीं आ रही। नवंबर के बाद अगर मैचेस कराते हैं तो क्या गैर मुल्की प्लेयर्स जो फ्रेंचाइजीज ने लाखों डॉलर्स देकर खरीदे, क्या वो अवेलेबल होंगे? तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब करेंगे। वो पेट्रन है, उन्हें चाहिए इनसे पूछगछ करे। पाकिस्तान की सुबकी हुई है, बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इंग्लैंड में है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। चेयरमैन PCB के एहसान मानी साहब माशाल्लाह 76 बरस के, वो इतने फाल नजर नहीं आते। 7 रुकनी वफ्द को इन्होंने भेज दिया, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इससे पहले भी एक आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाया था, डॉक्टर सुहेल सलीम को, जब 4 मार्च को PSL को मुलतवी किया गया था। तो मैं समझता हूँ इनकी अकाउंटेबिलिटी PCB के पेटर्न इन चीफ को करनी चाहिए। सही है, ठीक है, आपकी ये है कि इमरान खान साहब को करनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। सलीम खालिक साहब, अब जिस तरह मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी कह रहे हैं कि उस तरह से विंडो नज़र नहीं आ रही, क्या ऐसा पॉसिबल है? ज़ाहिर है पाबंदियां तो कर दी गई हैं, NCOC ने कह दिया है, और एहतियाती तदाबीर के साथ कि पाकिस्तान में ही PSL के बकिया मैचेस का इनाकाद किया जा सके। आपको ऐसा होता नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो PCB ने अभी प्रेस रिलीज जारी किया है 10-15 मिनट पहले, उसमें ये वाज़ेह लिखा है कि अबू धाबी हुकूमत से इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन बाज़ मामलात पे उनसे गुफ्तगू करनी है। अगर उनके बात नहीं हो सकी तो फिर कल जो है हतमी ऐलान कर दिया जाएगा, और फ्रेंचाइज इस बात पर इत्तेफाक कर चुकी है कि अगर बात नहीं बनी तो इवेंट को फिर कैंसिल कर दिया जाए इस साल के लिए। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में PCB खुद भी नहीं कराना चाहता। वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में हर आदमी बादशाह है, चाहे वो सहाफ़ी हो, खिलाड़ी हो, चाहे बोर्ड ऑफिशियल्स हो या फ्रेंचाइज ओनर्स हो। वहाँ पर खैर जैसे होटल में है, फ्रेंचाइज ओनर हैं, वो किसी से मिलने आ गए तो कोई इनको रोक नहीं सकता। कोई बड़ा स्टार क्रिकेटर पाकिस्तान का है, वो अपनी फैमिली को ले आए, कोई सालगिरह की पार्टी हो, कुछ हो, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। बोलेंगे तो उनकी ईगो हर्ट होगी, वो नाराज होंगे। इसी वजह से 2 साल से PSL को मुलतवी करना पड़ रहा है कि दोनों साल ऐसे केसेस सामने आए जब ये SOPs की खिलाफ वर्जी हुई। और चूंकि तो सलीम खालिक साहब, महज जाती इश्यूज की वजह से ये तो फिर क्रिकेट से खेला जा रहा है ना?
बिल्कुल क्रिकेट से खेला जा रहा है और पीसीबी खुद भी इसीलिए कीन था कि अगर मैच अबू धाबी में हो तो वहां पर सख्ती ज्यादा है तो संभल जाएंगे चीजें। और दूसरी बात, ये एक बरतानवी कंपनी रेस्ट्राटा की खिदमत हासिल की थी और यहाँ पाकिस्तान में भी वो आ रही थी, लेकिन जाहिर ये हो रहा था कि पीसीबी खुद भी पाकिस्तान में कीन नहीं था मैचेस के लिए, क्योंकि 2 दफा इवेंट रुक चुका है। अगर तीसरी बार कोई और केस आता और इवेंट रुकता तो अभी तो फिर इस साल के लिए पीएसएल मुलतवी हुई है, फिर उसके फ्यूचर पे ही बड़े सवाल उठ खड़े होते। और जैसे मिर्जा इकबाल बेग साहब ने कहा, इसकी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है पीसीबी पे आयद होती है। और पहले भी डॉक्टर साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया, अपनी एक 2 रुकनी कमेटी बनाई, हम ख्याल लोगों की, डॉक्टर्स को लिया जिनको कोई जानते नहीं है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी ऐसी खुफिया छुपाई जैसे कोई एडबी राज है, ऐसे उसको छुपा के रखा गया, किसी को सामने भी नहीं लेकर आए और एक डॉक्टर को हटा के, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत एक पूरी एक इंक्वायरी करवाए जिसमें गैर जानिबदार लोग हों, जायजा लिया जाए कि कौन इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इतने अरसे बाद पाकिस्तान को एक बड़ा ब्रांड मिला था और पीसीबी ने इसको बर्बाद कर दिया है। आपको पता होगा पीएसएल फ्रेंचाइजेस जो हैं अदालत तक चली गई थी फाइनेंशियल मॉडल में, तो अब पीएसएल अदालत में खेली जा रही है, या पीएसएल के मैचेस जो है अब इस तरह पिंग पोंग की तरह एक शटल कॉक बनाया हुआ है कि एक पास दिया, वो अबू धाबी चली गई, उधर पास दिया, कराची आ गई, इसी चक्कर में पूरी लीग उन्होंने खराब करा दी। जो लोग टेलीविजन पे मैचेस देख के बड़े लुत्फानंदोज हो रहे थे, जो लोग जब स्टेडियम में अलाउ था लुत्फानंदोज हो रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये, और जो उसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिद मकसूद साहब, आपके ख्याल में अगर पीसीबी को हम जिम्मेदार कहते हैं, आप क्या समझते हैं पीसीबी जिम्मेदार है, तो आप इसको किस तरह से कंपनसेट किस तरह से कर सकेगी पीसीबी? और अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सलीम साहब भी, मिर्जा इकबाल बेग साहब भी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? दुआ, सबसे पहले तो शुक्रिया कि एक्सपर्ट में मुझे राय देने का मौका दिया। जहाँ तक मिर्जा इकबाल बेग साहब और सलीम खालिक साहब कहते हैं, उनकी बातें तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अभी थोड़ी ही देर पहले, क्योंकि आज वर्चुअल मीटिंग थी फ्रेंचाइजीज की और पीसीबी हुकाम की, जिसके बाद एक दिलचस्प, मैं कहना चाहूँगा, एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसको अगर गौर से पढ़ा जाए तो उसके आखिर में लिखा हुआ है कि अगर जुमे रात तक पीसीबी को क्लैरिटी नहीं होती तो फिर इसको मुलतवी कर दिया जाएगा। तो इस क्लैरिटी का जिम्मेदार कौन है? 11 मई को यहाँ से 7 रुकनी वफद किया था। पहले उन्होंने दुबई में ट्राई किया कि दुबई ग्राउंड हमें मिल जाए, वो नहीं मिला। फिर अबू धाबी में पहुंच गया, वो नहीं मिला। तो माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कहा जाता है इमरान खान साहब को अच्छी टीम नहीं मिली, तो एहसान मानी साहब भी अपनी अच्छी टीम नहीं बना सके, क्योंकि पीएसएल का जो स्क्वाड है बहुत भारी किस्म की नफरी है, वो इन्होंने अलग बनाया हुआ है। पीएसएल का जो स्टाफ है वो भारी तनख्वाह और मराद जरूर लेता है, उन्होंने पूरे साल में एक इवेंट करवाना होता है। तो 2 साल बाद 2 दफा ये मुलतवी हो चुकी। पिछले साल मुलतवी जब कोरोना केसेस पॉजिटिव हुए लाहौर में खत्म हो गई, अब कराची में 14 मैचेस कराए। अवाम का जोश, जुनून, जज्बा, दिलचस्पी इंतहा पर थी, हम उसको भी काबू नहीं कर सके। अब हाल ही में जो हुआ है, इससे पहले फ्रेंचाइजीज ने जरूर इनको लेटर लिखा था कि यूएई में हम जाने के लिए तैयार हैं, इसमें ताखीर की गई। अगर वो जाने के लिए तैयार थे तो पीसीबी बैकफुट पे क्यों चला जाता है? पीसीबी को अपने फैसले खुद करने होंगे, करने चाहिए, क्योंकि इस पे पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है पीएसएल पर। इसको आईपीएल से भी बड़ा ब्रांड हम करार दे देते हैं। वो चंद रोज पहले वहाब रियाज कहते थे उनसे बड़ा ब्रांड नहीं है। अब 4 सितंबर को एहसान मानी साहब का टाइम पूरा हो रहा है। एहसान मानी साहब 3 साल की मुद्दत उनकी खत्म हो जाएगी। अगर वो जाते हैं तो जाहिर है वसीम खान साहब का भी मुश्किल होगा यहाँ पे ठहरना। तो पीसीबी में ऐसे लोगों को आना चाहिए। जहां तक अकाउंटेबिलिटी का तल्लुक है, कोई इमरान खान साहब लेके आए हैं एहसान मानी को, इनको टास्क फोर्स का भी सरबराह बनाया था और टास्क फोर्स के सरबराह की हैसियत से एक रिपोर्ट बनाकर उन्होंने वजीर आजम को पेश कर दी, जिसका आज तक किसी को पता नहीं क्या रिपोर्ट बनाकर पेश की थी। और बाकी गेम्स का जो हाल हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल है। लगता यही है कि 90% बल्कि ज्यादा इम्कान है ये कैंसिल हो जाएगी, जैसे मिर्जा इकबाल बेग साहब ने कहा था। तो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट और प्रूफ भी उन्होंने मांगे हैं जो हम नहीं दे सकते। साहब, आप जैसे हम कोरोना में जो पाबंदियां हैं वो नरमियों की तरफ जा रही हैं, आज भी काफी ऐलानात किए हैं एनसीओसी ने, तो क्या ऐसा मुमकिन है? अब जैसे बहुत सारी तनकीद तो शुरू हो गई है पीसीबी पे कि बकिया मैचेस पाकिस्तान में करा लिए जाएं, उसी एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह पहले मैचेस हो रहे थे। देखें दुआ, अभी तक तो दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान में होंगे, लेकिन अगर फर्ज करें जैसे कराची में होना चाह रहे थे, कराना चाह रहे थे, दोबारा यहाँ पे करवाते हैं तो गैर मुल्की प्लेयर्स की गारंटी कौन देगा? क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर्स तो यहाँ से पहले ही बोरिया बिस्तर गोल करके जा चुके हैं। एसओपीज भी सख्त हैं, उनकी अपनी टीमों के साथ मसरूफियात भी हैं। इस वक्त तमाम टीमें मसरूफ हैं, तो जिनको लेना चाहते हैं फिर ये हो सकता है कि बहुत कम, अगर हम अपने आप को खुश करने के लिए कहें
कि अपनी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ही कराया जा सकता है। लेकिन सारी सूरत हाल पर मैं ये कहूँगा, जो हमारे बचपन में कहा जाता था कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने इसलिए कह रहा हूँ कि अब आनों का पता नहीं है लोगों को। तो एक शोर बहुत है पिछले 10 दिनों में। पीसीबी ने अपना रोल इसलिए भी अच्छा प्ले नहीं किया, 10 दिनों में क्या सराइयाँ होती रहीं, अंदर की खबरें आती रहीं, वफद वहां पहुंच गया, पीसीबी असल होगी नहीं होगी। 10 दिन तक पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट और पीसीबी आंखें बंद करके सोया रहा। आज जब पानी अपने नाक तक पहुंचा है तो आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इससे पहले भी मीडिया को एतमाद में लेते हैं, उनको बताते हैं कि सूरत हाल कहाँ तक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो बाहर का स्टाफ है, वो कैसे आएगा, क्या चार्टर फ्लाइट पर जाने के लिए पहले पाकिस्तान आएगा या डायरेक्ट पहुंचेगा। उसमें काफी पाबंदियां थी, काफी सख्तियां थी। लगता है ऐसा है कि पीसीबी ने भी होमवर्क नहीं किया और फ्रेंचाइजीज ने भी होमवर्क नहीं किया, जिन्होंने ये लिख कर दिया था कि हम दुबई में या यूएई में खेलने के लिए तैयार हैं। मिर्जा साहब, क्विकली मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, ये अब पीसीबी में जो इतने मसाइल हैं, ये मसाइल हैं क्यों? फिर ये तो हम क्रिकेट को आहिस्ता आहिस्ता खुदा ना खास्ता ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। देखिए दुआ, जब इमरान खान 2018 में इख्तिदार में आए और आने से पहले कंटेनर पर वो कहते थे कि क्रिकेट अगर मैं आ गया तो क्रिकेट ठीक कर दूंगा। उन्होंने अमेरिका में भी एक फंक्शन में भी तकरीर करते हुए कहा मैं क्रिकेट ठीक कर दूंगा। लेकिन उन्होंने क्रिकेट ठीक करने के बजाय एहसान मानी साहब को लगा दिया। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, 76 बरस उनकी उम्र है। और दाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्हें टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया, कहाँ गई उनकी सिफारिशात? तो ऐसे लोगों को लगा दिया गया दोस्ती यारी की बुनियाद पर। हम तो सियासी लोगों पर लोग शोर मचाती है अपोजिशन के, अपने दोस्तों को नवाज दिया, यहां भी दोस्ती यारी की बुनियाद पर आके एक इंपोर्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव लंदन इंग्लैंड से लेकर आ गए, बर्मिंघम से। फिर आपने ज्यादातर लोग जो गैर मुल्की रखे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो उनका कुछ स्टेक पर नहीं है और वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जाहिर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। आया सब कमेंट कर दीजिएगा। नहीं, मैं तो पीएसएल, इस वाला पीएसएल उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन एक फ्रेंचाइज के प्लेयर और मैनेजमेंट ने एसओपीज तोड़े थे और उन्हें कुछ नहीं कहा गया, फिर मैच में रख लिया गया। उस दिन ये ख़त्म हो गया था इस दफ़ा का पीएसएल। जी आमिर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव, और बेचारी नन्ही सी जान इमरान खान, वो क्रिकेट संभाले, वो पाकिस्तान संभाले, वो माफियाज को संभाले, वो बेचारा क्या करे, बस अल्लाह ही रहम करे। क्योंकि उनके पास वो जो अभी इकबाल साहब कह रहे थे ना, उनको या जाहिद मकसूद साहब कह रहे थे उनको टीम अच्छी नहीं मिली। भाई टीम तो उन्होंने खुद बनाई और वो कहते हैं टीम बनाने का मैं मास्टर हूँ। तो ये मास्टर साहब को हेड मास्टरों ने नताइज दे दिए हैं। ठीक हो गया आमिर साहब, आप पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जाहिद मकसूद साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सलीम खालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।